बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सहाबत में पाकिस्तान के असल मसाइल पे बात नहीं होती। हर मौजू पे बात होती है, लेकिन जो पाकिस्तान के असल और दायमी मसाइल हैं उन पे बात नहीं होती। उनमें एक बड़ा मसला माहौलियाती तब्दीली का भी है, और उनमें ज़ाहिर बात है कि मईशत और इससे जुड़े और भी बहुत सारे मसाइल हैं। और ये वो मसला है कि जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त मसला नंबर 1 शायद बन गया है, लेकिन आलमी सतह पर भी इसको ये तवज्जो नहीं दी गई। ये पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ है कि एक पाकिस्तानी शख्सियत जो कि अमेरिका में मुकीम है, अमेरिका में पढ़ाता है, तो वो सालों से इस मसले को न सिर्फ ये कि कमाहकहू तवज्जो दे रहा था, बल्कि पाकिस्तानियों को भी ख़बरदार कर रहा था और आलमी बरादरी को भी ख़बरदार कर रहा था कि अल्लाह के बंदो इसकी फ़िक्र करें। और वो शख्सियत है प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजब साहब का, और शायद उनके इन खिदमात की वजह से उनको WWF में अब इस मनसब से भी सरफराज किया गया है, जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए भी एक एज़ाज़ है। और डॉक्टर साहब को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि वो बग़ैर किसी तासुब के बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के ये हमारा जो डर्टी पॉलिटिक्स है या जो पाकिस्तान के तासुबात हैं उसमें मुब्तला नहीं होते। वो हमारे इस शोबे के भी, अगरचे उस वक़्त उनका ये जो एंकरिंग थी और करंट अफेयर थे उनके दौर में वो बड़ा मुहज़्ज़ब काम रहा तो वो इसके भी बानियों में शुमार होते हैं। और फिर एक प्रोफेसर होने के नाते आलमी सतह पे पढ़ाते हों तो उनको समझाने का तरीका भी आता है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। और ट्वीट पे तो मैंने मुबारकबाद दी थी, लेकिन बहरहाल जो WWF का आपका एज़ाज़ है उसका बहुत मुबारक। हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है कि कोई ऐसा है कि जो पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर नेकनामी का बाइस बन रहा है। और पहले ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त ये जो मौसमियाती तब्दीली का मामला है, ज़रा समझा दीजिए कि ये मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीली है क्या और ये क्यों वाक़या हो गई। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, मुझे बुलाने का भी आपने मजबूर तो नहीं किया, लेकिन डर के मैं आया हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा हमारी सियासत और हमारी गुफ्तगू जो है उसमें अब एनालिसिस का ज़्यादा दखल रहा नहीं उसकी, बल्कि जगह भी नहीं रही। तो आई होप कि हम वापस आएँ, क्योंकि दुनिया जहाँ जा रही है, चाहे वो माहौल के हवाले से हो, चाहे वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हो, चाहे वो आलमी सियासत के हवाले से हो, ये वो वक्त है जब सोच और गुफ्तगू और एनालिसिस की ज़रूरत है। तो मैं ये मोटी बात करना चाहता कि हमारी जो कैपेबिलिटी है टू एनालाइज, वो उसी दौर में कम तरीन हो रही है जिस दौर में उसकी ज़रूरत है, जहाँ तक सर्चिंग की और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की। जब नए आइडिया हों, जब नई चीज़ें आएँ, तो फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप एक दूसरे से गुफ्तगू करके सोचें कि यार इसका हल क्या है। वरना तो हम कैंप्स में बढ़ जाते हैं, कौमें टूट जाती हैं। कौमें जो हैं वो इसी तरह, कौमें और तारीख़ में ऐसी, बट उस साइड को हम अलग रखते हैं। जो आपने बात की मौसमियाती या माहौलियाती तब्दीली की, उसके हवाले से एक जो आपने बात की ना कि बड़े साल से ख़बरदार कर रहे हैं, वो एक दुख ये है कि कई लोग होते हैं वो जब कोई बात कहते हैं तो वो चाहते हैं कि ये बात ठीक हो जाए। मेरी फील्ड ऐसी है, इंटरनेशनल रिलेशन वाली भी, कि ज़्यादातर बातें आप ये कह के कहते हैं कि दुआ कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो। 30 साल से जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो अगर चीख रहे हैं तो इसलिए नहीं चीख रहे कि दे वांट टू बी प्रूवन राइट। चीख तो हम इसलिए रहे थे कि यार बाज आ जाओ, जैसे आपने कहा, वरना ये हो जाएगा। और अब हमने खुसूसन पिछले कोई 5-6 साल से, हमने अपने पिछले सराब में देखा, लेकिन पिछले 5-6 साल से बाकायदा तौर पे ये साफ नज़र आ गया कि ना सिर्फ ये तब्दीली आएगी बल्कि आ गई है। और सच्ची बात यह है कि हम जैसे जो छोटे मोटे लोग थे, लेकिन जो बहुत बड़े साइंस के IPCC कह लें, जितने भी लोग इस पे साइंस पे कर रहे हैं, इन अ वे शायद गलत थे। पर गलत इसलिए नहीं थे कि उनका अंदाज़ा गलत था कि तब्दीली हो रही है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में आई थिंक हमारी जो कॉशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमारा ख्याल ये था कि ये चीज़ें जो हैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता होंगी और ओवर ज़्यादा टाइम होंगी, कि शायद हमारे बच्चे ये चीज़ें देखेंगे। और आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो अब हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ों का हमें अंदेशा था कि अच्छा 10 एक साल में शायद हो जाएं, 15 एक साल में हो जाएं, अ नंबर ऑफ देम हैव स्टार्टेड हैपनिंग।
कुछ उसमें नॉर्मल प्रोसेसेस भी हैं। एक चीज़ होती है एल नीनो, जिसकी वजह से आजकल जो मौसम है वो अमूमन से ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन जब पहले ही माहौल तब्दील हो चुका हो तो वो और भी तब्दील हो जाता है। आपने यूरोप का जिक्र किया बहुत मुख्तसरन, आपको अगर पिछला हफ्ता याद हो, पिछला हफ्ता हो जाएगा, तो इतवार के दिन दुनिया की तारीख़ में जब से हमने टेम्परेचर काउंट करना शुरू किया जगहों का, तो इट वाज द हॉटेस्ट ग्लोबल डे। अच्छा, पूरा किसी एक जगह पे नहीं, हम कहते हैं ना यहाँ इस जगह पे गर्मी है उस जगह, लेकिन ओवरऑल दुनिया की जो गर्मी थी वो पिछले हफ्ते के इतवार तारीख में जब से हमने रिकॉर्ड किया सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा गर्म दिन। पीर आया, वो रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, मंगल आया तो जो पीर को रिकॉर्ड बना था वो बराबर हो गया। बुध आए, पिछले हफ्ते की बात है, हम अखबारों में जो देख रहे थे, बुध आया तो वो रिकॉर्ड टूट गया। जुमेरात आया तो हमने देखना ही छोड़ दिया कि यार ये तो अब अपना दिल दुखाओगे। सो वी आर इन दैट। आपने जो जिक्र किया, स्पेन से हम तस्वीरें देखते हैं रिसेंटली, और 2 मिनट के लिए शक होता है अगर आपका वॉल्यूम ना हो कि ये जो तस्वीर आ रही है टीवी पे, ये स्पेन की है या ये हमारे चित्राल की है, क्योंकि उसी तरह वो रेला बह रहा है। राइट। हमें, आपको याद होगा, स्वात में एक मकाना से एक बिल्डिंग थी जो बह गई और वो वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ। मकाना में इसलिए कह रहा हूँ, उसको वहाँ होने का कोई हक नहीं था, वो 2010 में भी इसी तरह बही थी। सो हमारी भी गलती है ना कि बनी क्यों वहाँ। लेकिन आपने लास्ट वीक देखा होगा सोशल मीडिया में बड़ा पॉपुलर हुआ कि बिल्कुल उसी किस्म की तस्वीर हमने नॉर्थ इंडिया से देखी। कहने का मकसद ये कि जो आलमी मौसमियाती तब्दीली है ये यकीनन आलमी हो गई है, और दैट इज़ द इशू। कि एक तो जो मैंने कहा कि जिस रफ्तार से हम सोच रहे थे, जो खबरदार कर रहे थे, मैं अपना इतराफ़ करता हूँ गलती का, कि गलत इस बात में नहीं थे कि होगा, आई विश हम गलत होते, काश मैं गलत तो कुछ दे देता। गलत इस बात में हो गया कि वो उससे भी ज़्यादा तब्दील हो रहा है। एक मुख्तसर, और चीन के, मैं उसमें ऐड करूँगा कि चीन के सिंकियांग की उन्होंने एक जगह की दी हुई थी कि वो उनकी तारीख का हॉटेस्ट डे था, गर्म हर जगह का था। हर जगह। मैं आपको पिछले साल का बताऊं, 29 अप्रैल 2022 को मैंने एक ट्वीट की, ये अपने फ़ोन से हिसाब लगा के, कि जो हमारा रीजन है साउथ एशिया का, जनूबी एशिया का, उसमें 1 बिलियन, 1 अरब लोग जो थे वो उस दिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर देख रहे थे। हमें गर्मी आती है, हम सह सकते हैं, हम इस इलाके के हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन 29 अप्रैल को नहीं, 1 बिलियन लोगों के लिए नहीं। वो आपकी काश्त का पैटर्न चेंज होता है आपकी, और उसके बाद हमने सलाब बिला भी देखा। लेकिन जो मैंने जो आपका जो सवाल था उसको आई डोंट वांट टू लेट इट गो। जो आपने कहा कि ये होती क्या, बहुत आसान लफ्ज़ों में क्या होती है। हम जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा समझना तो बड़ा आसान है। आप गाड़ी बाहर खड़ा कर दें धूप में और शीशे ऊपर हो, जब आप वापस जाएंगे तो होगा कि अंदर गाड़ी जो है ना वो खोली हुई होगी, आप बैठ नहीं सकेंगे। तो अगर आप सोचिए वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि जब सूरज की लहरें आई, वो रेज आई, तो वो गाड़ी के अंदर जमा हो गई, उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं था, गाड़ी का अंदर तप गया, जो बाहर से है उससे कहीं ज़्यादा। राइट। बेसिकली दैट इज़ व्हाट्स कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। हम ये जो गैसेस छोड़ने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एमिशंस हैं हमारी गाड़ियों से, एनर्जी से, दूसरी चीज़ों से, वो एक तरह से एक झिल्ली डाल रही है दुनिया के ऊपर, जो वही किरदार अदा कर रही है जो मेरी गाड़ी का शीशा करता है। अब गाड़ी में तो यह है कि मैं शीशा थोड़ा सा खोल के छोड़ जाता हूँ, यहाँ वो छोड़ने वाली जगह कोई नहीं है। दैट इज़ द एंटायर, जो आपकी सारी जो क्लाइमेट चेंज की साइंस है, ये नहीं कि बहुत सी और चीज़ें हैं, लेकिन दैट इज़ द बेसिक फिनोमेना कि हमारे अमल से हमारी जो एरोगेंस है, हमारी इंसानी जो इर्तिका और तरक्की है, उसने हमें वो कुव्वत दे दी है जो हमने शायद पहचानी नहीं, और जो अब हम अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आलमी सतह पे इस मसले की शिद्दत को महसूस किया जा रहा है और कोई एफर्ट्स कमा हक हो रही हैं? पहली चीज़ यस, सेकंड चीज़ नो। महसूस किया जा रहा है, महसूस तो इस तरह किया जा रहा है कि उनके रोटे खड़े हो रहे हैं बाहर, खिड़की से खोलो तो समझ आ जाता है, लग पता जाता है, जिसको हम कहते हैं पंजाब में। एफर्ट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ सीरियस भी हैं, लेकिन जिस सतह पे होने चाहिए नहीं होने चाहिए हो रहे। और उससे एक बड़ी चीज़ है, आपने एक अच्छी बात की कि ये तमाम दुनिया में अब हमें नुमाया हो रहा है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये तमाम दुनिया में इसके असरात नज़र हो रहे हैं। असली जो इंटरनेशनल रिलेशन का मसला है, कई बार मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार तुम इंटरनेशनल रिलेशन करते हो या ये क्लाइमेट करते हो, और मैं कहता हूँ यार मैं दोनों करता हूँ, और दोनों इसलिए करता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिलेशन का चैलेंज है, ये उन मसलों में से हैं जो अब कई हैं, 2-3 हैं, जो ट्रूली ग्लोबल हैं। मतलब ये
कि अगर कोई मुल्क अलोन अकेला इसको हल करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, राइट। अगर अमेरिका फॉर एग्जांपल या चीन फॉर एग्जांपल या रूस फॉर एग्जांपल या EU मिल के फॉर एग्जांपल, अगर उनके पास ये कुव्वत होती, उनके पास ये कैपेसिटी होती कि यार हम अपना ठीक कर लेते, तो वो कर चुके होते। असली जो मसला आ रहा है, इसीलिए जो कॉप शॉप होती है, हर दिसंबर में लोग जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, मेला लगता है, वापस आते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ जो मसला है वो हर जगह उठता है, गर्मी का हो या वो बारिश का हो या वो ड्राउट का हो, कई किस्म के होते हैं, लेकिन कोई एक इसका अकेला हल नहीं निकाल सकता। और अगेन बहैसियत कुर्रा अर्ज़, बहैसियत इंसानियत, हम में शायद अभी तक वो विजडम नहीं आया कि इस किस्म के मसाइल का हल कर सकें। जैसे हमने कोविड में किया ना, कोविड में हमने कहा तुम बाहर, तुम्हें मैं मास्क नहीं दूंगा, तुम मेरे मुल्क में नहीं आओगे, उसका मेरा जहाज़ नहीं जाएगा। तो हमारे मसला हल करने का तरीका ये है, दीवार खड़ी करो, किला बनाओ और दूसरे को अंदर ना आने दो। क्लाइमेट का प्रॉब्लम ये है कि आप और मैं कहीं जाएंगे तो हमें तो पासपोर्ट चाहिए होगा, वीज़ा चाहिए होगा। हमारी जो वो पोल्यूशन है ना, उस पर तो कोई झंडा नहीं लगा हुआ। सो दैट इज़ द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। क्या कोशिशें हो रही हैं? हाँ हो रही हैं। जो मुझे डर है, जो मुझे मेरा जो नाइटमेयर है, जब तक ये इतना बढ़ा नहीं था तो कोशिशें हो रही थी तमाम दुनिया को मिला के। जब ये सीरियस हो जाता है तो जैसे मैंने कोविड की मिसाल दी, फिर हमारा जो अंदर का जो जिबल्लत है, जो फितरत है, हर फितरत में हर चीज़ की, वो ये है कि पहले अपने आप को संभालो। जो मैंने स्पेन की मिसाल दी, बड़ी सोच समझ के की। अगर हमारा देखें, जब नेचुरल आफत होती है ना, तो आप ख्याल करते हैं अच्छा दुनिया जो है वो देखेगी कि नुकसान भी हुआ है और बुरा भी हुआ है और मदद करेगी। लेकिन अगर ये दुनिया में हर जगह हो रहा है तो वो पहले अपनी मदद करेगी ना। इतना ना पैसा है किसी के पास, ठीक, ना दिल है। सो अब हमें खुद ही मदद करनी पड़ेगी, या कम से कम खुद भी तैयार होना होगा। बिकॉज जिनसे आप सोच रहे हैं कि मदद मिलेगी, और ये हमने पिछले सलाब में देखा, उनके अपना भी यही मसला हो गया ना। आप इस तरह समझे कि सारी दुनिया में अगर जल्जला आ रहा है तो आपके जल्जले पे दुख मैं कर लूँगा, लेकिन कोविड की तरह पहले वैक्सीन मैं खुद लगाऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि कोई एक मुल्क चाहे भी तो अब इस मसले को हल नहीं कर सकता, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हर मुल्क, उसकी प्रायोरिटी होगी कि अपनी मदद खुद करेगा और अपने आप को बचाएगा। तो मैं फिर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आलमी सतह पे हाथों में हाथ डाल के क्या किया जा सकता है कि इस मसले को हल किया जाए। ये डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। डॉक्टर साहब, अब ये माहौलियात वाला मसला ऐसा है कि मसलन मैं अगर इधर बहुत ज़्यादा बावजूद भी रहूँ, तो इंडिया में अगर कुछ हो रहा है, वहाँ पोल्यूशन फैल रहा है, तो उससे मैं मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। मैं अगर कुछ करूँ तो उससे वो या अफ़गानिस्तान या ईरान या चीन वो नहीं रह सकता। तो ये जो ग्लोबल इस पे अभी तक एक पेज पे आलमी और रीजनल ताकतें नहीं आ रही हैं, और उसके बगैर मसला हल नहीं होगा बल्कि गंभीर होगा। तो इस पे उनको कोई लाने की कोशिश हो रही है? क्या कोई कॉमन एजेंडे पे वो आ सकते हैं या नहीं कि ये मामला बढ़ रहा है? कोशिश तो ज़रूर हो रही है। कोशिश तो पिछले 28 साल 30 साल से हो रही है। मसला ये है ना कि वो सक्सेसफुल नहीं हो रही। और मेरा जो डर है वो ये है कि जैसे जैसे ये इसकी आफत जिसको आप कह रहे हैं, वो इम्पैक्ट हमें नज़र आते हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, चाहे वो हीट वेव हो, तो वो और मुश्किल हो जाएगा उसको कोऑपरेट करना। तो एक तो ये कि हमें कोऑपरेशन को तेज़ करना है, और मेरे ख्याल में हमें क्या, जो आप कह रहे हैं क्या करना है, हमें पहले ये करना है कि हमें इस मसले को एक एज अ देसी मसला समझना है। मैं सिर्फ लफाजी की बात नहीं कर रहा। सच्ची बात यह है कि हमने अभी तक इसको समझा है बाहर का मसला। और जो आपका सवाल जो है, जिस तरह हमारी गुफ्तगू होती है, वो भी ये कि यार ये तो किसी और ने पैदा किया, मैं क्यों कर रहा हूँ। या जो अभी तक आपने इतना आप डिप्लोमेटिक हैं और प्यार से बात कर रही हैं, इसलिए आपने ये नहीं कहा कि यार हमारे पास पहले कम मसले। मैं जब इस पर बात करता हूँ, ये पहला सवाल आता है कि यार मेरे पास पहले और कम मसले। नहीं, हमारे यहाँ तो इसको मसला ही नहीं समझा जाता। नहीं, हमारे यहाँ इसकी वजारत भी कोटे लाइन वजारत समझी जाती है। नहीं, अब बेहतर है, अब वजारत कम से कम पिछले 2-3 गवर्नमेंट में बेहतर है, बट बिल्कुल आपकी मसला नहीं समझा जाता। और बल्कि ये कहा जाता है कि ये बात सच्ची है, ये गलत नहीं है कि हमारे पास और मसले कम हैं। चाहे वो सियासत तो चलें छोड़ें, चाहे वो आपकी इकॉनमी के हों, चाहे वो आपके फूड जनरेशन के हों, चाहे वो आपके यूथ के हों, चाहे वो आपके तालीम के हों।
तो ये क्यों प्रायोरिटी हो? मेरी आपसे इस पे पहले भी बात हुई है एंड आई वुड अगेन इंसिस्ट कि अगर हम सीरियसली लिस्ट बनाएं कि पाकिस्तान की बका को, एग्जिस्टेंस को, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, 3 या 4 सबसे बड़ी डेंजर्स क्या हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की बका खतरे में आ सकती है, राइट? प्रॉब्लम तो बहुत होती है ना कि आपने तरक्की की बात नहीं कर रहा, बका की बात कर रहा हूँ। आई वुड से कि क्लाइमेट वुड बी वन ऑफ दोज एंड पॉसिबली अगर बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं तो कम से कम पहले 2-3 में क्यों। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, मुझे पता है इस पर गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन ये सच्ची बात है, इस पर ज़रा हमें सोचने की ज़रूरत है। हम जो एक मुल्क हैं, हम एक रिवर जो है, जो इंडस सिस्टम है, उसकी ईजाद है। इंडस एक रिवर है जिसके नाम पे इंडिया एक मुल्क है, लेकिन आपकी तकरीबन 90% आबादी इंडस बेसिन पे रहती है। आपकी तकरीबन 85% इकॉनमी इंडस बेसिन पे चलती है। आपके 9 के 9 सबसे बड़े शहर हैं वो इंडस या उसके किसी रिवर के 40 किलोमीटर के दरमियान है। 5000 साल तक इस सिस्टम ने, इंडस के सिस्टम ने हमारी सकाफत, हमारे समाज, हमारी ज़िंदगी, हमारी मईशत को पैदा किया। हमारे जो गाने भी हैं वो नहर वाले पुल पे हैं, हमारी लव स्टोरीज़ भी जो हैं सस्सी पुन्नू की हैं, वो इंडस के बगैर ख़त्म नहीं होती। आज मैं और या आप गारंटी नहीं कर सकते कि इंडस जो है वो 50 और साल एक जिंदा सिस्टम की तरह रहेगा। और जब मैं इंडस की बात करता हूँ तो मैं वो सिर्फ वो नहर वाले पुल की बात नहीं कर रहा। ये कराची के मैंग्रोव्स, जिसको हम घर बनाने के लिए, अब हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए फिर से अंडर थ्रेट ला रहे हैं। चित्राल, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं यार शराब आया, बड़ा बुरा हुआ, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन ये तकरीबन 14वां तकरीबन लगातार साल है जब आप चित्राल वाले से जाके पूछें कि अबव एवरेज वो आया। सो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इसको अपना मसला समझना है। मैं इंटरनेशनल पे आता हूँ, लेकिन पहला तो जो वो सवाल है ना कि ये हमारा नहीं है, किसी और ने पैदा किया, सच है किसी और ने पैदा किया, लेकिन ज़िंदगी तो पाकिस्तानी की जा रही है ना। वो चित्राल वाले ने अगर नहीं पैदा किया तो चित्राल वाले की हिफाजत तो आपका और मेरा फ़र्ज़ है। कराची की हीट अगर कराची वाले गरीब ने नहीं पैदा किया तो 600 लोग जो मर जाते हैं हर साल, तकरीबन 500, 100, 200 जितने भी हैं, हम इस इंतज़ार में कि वो कुछ करेंगे अपनी नाक काट दें। सो दैट इज़ व्हाट आई। मैं अगर एक और छोटी सी आपको मिसाल दूँ, अताबाद, आपके जो देखने वाले हैं, आपके शायद भी फ़ोन में उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, बता दें बड़ा खूबसूरत है, उसका पानी बड़ा साफ़ है, अंग्रेज़ों को लेके जाते हैं। ये नहीं देखते कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा शहर दफन है। ये सोचें कि वो इतना खूबसूरत क्यों है, वो पानी इतना साफ़ क्यों है। वो इसलिए साफ़ है, वो आइसलैंड की लेक की तरह, क्योंकि 2010 तक, सैलाब से पहले अताबाद लेक थी नहीं, एक गांव था, उसका नाम अताबाद था। रेला आया, क्लाइमेट चेंज नहीं, लैंडस्लाइड, उससे रिवर जो हुंजा रिवर है वो ब्लॉक हुआ, उससे मीलों मील वो बनी, प्राइम मिनिस्टर भी गए, ये भी हुआ, और गांव गायब हो गया। सच्ची बात मुझे ये बताएं, आप अब वहाँ होटल बनाएं, जो मर्जी करें, अगर एक दुश्मन मुल्क आता है और आपका एक गांव गायब हो जाता है तो आप जिरगा में क्या करेंगे, कितने प्रोग्राम करेंगे, हम क्या बात करेंगे, सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी। एक आपका गांव गायब हो जाता, हम क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर तस्वीरें ले रहे हैं। ठीक है यार, नहीं अब बन गई है, अब चलो खूबसूरत है ना, एग्री के खूबसूरत है, लेकिन ये नहीं सोचे कि उस खूबसूरत जेल के नीचे गाँव कई सब इंसान पड़े हैं। हाँ, उनकी मैयतें पड़ी हैं, कई घर पड़े हैं। सो कहने का मकसद ये है, डराना नहीं है, कहने का मकसद ये है कि येस इट इज़ एन इंटरनेशनल इशू, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर आप समझते हैं कि कराची में गर्मी से मरना पाकिस्तानी का मसला नहीं है तो देन डोंट टेक केयर ऑफ क्लाइमेट। अगर आप समझते हैं लाहौर में स्मॉग से, कराची में 4 सीज़न हुआ करते थे, अब 5 होते हैं, एक एक्सट्रीम हीट का सीज़न है, वो तवातर से होता है। मैं बता सकता हूँ कब शुरू होगा, मैं आपको लाहौर का स्मॉग का सीज़न बता सकता हूँ। मैं बाहर से आता हूँ, टिकट देख लेने से पहले सोच लेता हूँ कि यार लाहौर में स्मॉग होगी, मैं जहाज़ का टिकट लूँ कि ना लूँ। वो उस तरह आता है जिस तरह बाहर आती है, उसी हमें वी नो एग्जैक्टली कब आता है। क्या उसकी वजह से जिस पाकिस्तानी की ज़िंदगी जीरन हो गई है वो पाकिस्तान का मसला नहीं है? क्या चित्राल में मेरा घर बह गया वो पाकिस्तान का मसला नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ज़रा पाकिस्तानियों को एजुकेट कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आम पाकिस्तानी की और किसान की ज़रूरत है कि उनको ये पता चले। ये हमारे यहाँ बारिशों के सीज़न बदल गए हैं,
बारिश पहले मानसून एक एरिया में होता था, अब दूसरे एरिया में हो रहा था। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह आपने फरमाया कि आप स्मोक के बारे में कह सकते हैं कि भाई इन दिनों में यहाँ पे होगा, तो वो किस हद तक तब्दीली आई है ताकि कम से कम मेरा किसान और इस मुल्क का आम शहरी उस हिसाब से अपने आप को तो तैयार कर ले। यार काश मैं बता सकता, तो तब्दीली आई है ये मैं बता सकता हूँ। काश 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 मैं या कोई साइंटिस्ट ये बता सकता। ये बहुत सवाल पूछा जाता है पॉलिसी जो के लोग हैं, अच्छा हाँ जी आपने हमें डरा दिया, बड़ी अच्छी बात है, अब ये बताएं कि अब क्या होगा। मतलब पहले बलूचिस्तान में बारिशें नहीं होती थी, ठीक, आजकल इन दिनों में सबसे ज़्यादा इस वक्त वो सैलाबों की जद में आ जाते हैं और वो पानी आके समंदर में चला जाता है। लेकिन काश नहीं, अगर इसका मतलब ये होता कि बलूचिस्तान का सीज़न अब चेंज हो गया और अब मैं बता सकता हूँ कि बारिश कब होगी, तो फिर तो मैं आपको बता देता कि यार अपना बीज बोना चेंज कर दो, इस जगह ये कर दो। जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसको कहते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, 3 अल्फाज हैं। इसमें हम फोकस करते हैं क्लाइमेट पे। जो ग्लोबल और चेंज है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल का मतलब वो है जो हमने पहले बात की, कोई एक इसका हल नहीं निकाल सकता। चेंज का जो मतलब है और जो असली खौफनाक चीज़ है जो दुनिया को लर्जाए बैठी है, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज होगी लेकिन हमें ये नहीं पता कैसे होगी। अगर हमें पता भी है तो कैसे होगी, ये नहीं पता कि कहाँ होगी। जो स्पेन में है या बलूचिस्तान में बारिश का है या चतराल तो चलो तवातुर से आ रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स भी आपका लॉट्स ऑफ इश्यूज हैपनिंग देयर, लेकिन जो असली डेंजर है वो ये है कि अगर मैं बता सकता ना कि अब ये हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और हम वो एमिशंस किए जा रहे हैं, तो ये चेंज होती रहेगी। असली खतरा ये है, आप देखें ना क्या पाकिस्तान में हम सैलाब की बात करते हैं, पिछले इन 8-10 सालों में जिस वक्त सैलाब रहे हैं उसी वक्त ड्राउट भी रही है, उसी वक्त एक्सट्रीम हीट भी रही है। अगर पिछले साल का सैलाब देख लें तो इन अ वे उसकी जो रीजन फॉर डेंजर था कि वो सैलाब किस्तों में आया था। अच्छा, ये आपके मुंह से एक लफ्ज़ निकला, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं तो वो हरकतें ज़रा तो हमें बताएं कि वो कौन कौन सी हरकतें हैं जिससे बाज आ जाना चाहिए। 2 चीज़ें जी, 2-3 चीज़ें जो हम में से ममालिक या लोग, जिसको हम क्लाइमेट जस्टिस कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममालिक हैं जो ये ज़्यादा इमिशन कर रहे हैं, आप और मैं भी तो कर रहे हैं ना। जिनकी इमिशन बहुत हाई है उनकी हरकत यह है कि हमें अपनी इमिशन को कम करना। ठीक, आपने कार्बन के मॉलिक्यूल से आपको कोई फ़ायदा तो नहीं मिलता। फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी एनर्जी की कीमत जो है या एनर्जी हमारी एफिशिएंट हो गई है और अब हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। सो उनकी मैं सादी बात रखता हूँ, तो जो हाई एमिशन मालिक या लोग हैं कि हर मुल्क में, उनको अपनी एमिशन कम करनी है। जो वल्नरेबल जो ज़द में हैं इसकी और जो खुसूसन गरीब हैं जिनकी एमिशन हाई नहीं है, उनको ये कहना कि यार तुम सोलर लगा लो, उससे तो दुनिया नहीं बचेगी ना। सोलर तो मैं अमेरिका में लगवाना चाहता हूँ, पाकिस्तान में भी लगाओ, ज़रूर लगाओ। उनके लिए जो है वो गवर्नेंस का मसला है। मसलन सीधी एग्जांपल वो जो था होटल स्वाद की हम तस्वीर देखते हैं, 2010 से पहले बना नहीं बनना चाहिए था, कानून के खिलाफ था, हमने बनना दिया। हरकत ये है कि हम अपनी जो चीज़ें हम कर रहे हैं जो गवर्नेंस की हैं, अगर उसको भी तो देखें ना, 2010 से पहले बना, 2010 में बह गया, हमने रोना पीटा, उसने कहा जी मैं फिर बनाता हूँ क्योंकि हम बड़ी रेजिलिएंट कौम है, हमने फिर बनाने दिया कानून के खिलाफ, वो फिर बह गया। अब पता नहीं सच्चा है या झूठा है, उस दिन मुझे कोई कह रहा था, आई होप इट इज़ नॉट ट्रू, बट उस दिन कह रहा था कि अब ये बात हो रही है कि वो फिर से बना दिया जाए हमारी, वो बताएंगे कि हम कितने रेजिलिएंट हैं। कुदरत से पंगा लेना अच्छी बात नहीं होती, फितरत से लड़ोगे तो खुद हारोगे। सो कहने का मकसद ये जो हरकतें हैं, सो हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो गवर्नेंस के हैं। जो मैंने मैंग्रोव्स की बात की कि हमने पहले बढ़ाए, पाकिस्तान ने डबल की, अच्छी स्टोरी थी। अब हम कहते हैं हाउसिंग स्कीम लगाओ तो उसके लिए मैंग्रोव काटो। जो हमारे गवर्नेंस के मसाइल हैं, कराची लाहौर की स्मॉग में जो हम तेल के अंदर वो डालते हैं, ये तो हमारे मसाइल हैं ना, ये तो हमारी हरकतें हैं कि हम अपने पाकिस्तानी का सोचें। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और फिर डॉक्टर साहब से स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान से मुतालिक पूछेंगे कि पाकिस्तान में रियासत को, हुकूमत को और कौम को क्या क्या इक़दामात लेने चाहिए कि ये जो मुसीबत है उसके असरात को कम से कम किया जा सके। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
एक बार फिर खुशामदीद आपको जरिए में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब। डॉक्टर साहब, ज़ाहिरी बात है कि पैदा करदा मसला आलमी है, मुस्तकिल हल भी आलमी सतह पे कुछ न कुछ निकलेगा। हम पाकिस्तानी देख रहे हैं तो अपने घर की ज़रा बात करते हैं, तो घर की सतह पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो तब्दीलियाँ हैं और जिसके मुख्तलिफ़ सूरतों में, कहीं हीट की शक्ल में हम तबाह हो रहे हैं, कहीं हम फसलों की तबाही की शक्ल में ख्वार हो रहे हैं, और कहीं हमारे मकानात और हमारे लोग वो सैलाब में बह रहे हैं। और फिर हमारी तो कैपेसिटी भी इतनी है कि पिछले साल की सैलाबों की तबाही का अभी तक हम उसकी तलाफ़ी नहीं कर सके। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, आवाम को क्या करना चाहिए? यार काश मैं इतना अक्लमंद होता कि इस किस्म के सवालों के मेरे पास जवाब होते। सोच है, आइडियाज़ हैं, मैं वो शेयर कर लेता हूँ। आपने पहले कहा कि इसको क्या हम कर सकते हैं जिससे ये मसला ना पैदा हो। एक चीज़ वो है या कम हो, और दूसरा है कि इसके असरात को हम कैसे डील करें। ये दो आपने चीज़ें की और दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों मुख्तलिफ हैं। हमें एक तरफ तो कोशिश ये करनी है कि किसी तरह मसला बढ़ता ना जाए, क्योंकि जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे जितना बढ़ेगा उस तरह नई चेंज आ जाएगी। आज बारिश की है, कल कोई और होगी, उसी जगह पे होगी, कल फिर चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमें पेटी बांध के ये समझ लेना चाहिए कि यार साइंस हमें क्या कह रही है, कुदरत हमें क्या कह रही है, क्लाइमेट हमें क्या कह रही है, और उसके लिए तैयारी करो, राइट, कि ताकि जो इसके असरात हों भी उसका हम पे असर कम हो। तो जो पहली चीज़ है उसके लिए कॉप में जाके, पहला तो हमें पॉलिटिकल का वैल्यू है, हमें दूसरे मुल्कों पे, खुसूसन बड़े मुल्कों पे ये ज़ोर डालना चाहिए कि तुम अपनी इमिशन कम करो, क्योंकि हमारी इतनी कम है कि हम उसको और कम कर नहीं सकते, हमें तो और बढ़ानी होगी। और मैं उस पर आता हूँ। तो वो जो पॉलिटिकल प्रेशर है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ से, वो हमें प्रेशर करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसे दो, मेरा तो डेनमार्क से पैसे लेने की वजह से मैं डेनमार्क कहूँगा यार तुम करो, या यूएस को कहूँगा या स्पेन को कहूँगा कि क्योंकि तुम्हारी इमिशन ज़्यादा है। तो एक तो वो जो सियासी तौर पे जो डिप्लोमेसी है उस पे आप प्रेशर रखें। दूसरा जो घर में जो हमारी ग्रोथ है, मेरे ख्याल में क्लाइमेट बिल्कुल जस्टिस की तरह, डेवलपमेंट की तरह हर प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए। कि अगर मैं ये पुल बना रहा हूँ, देखिए आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, जब पिछले सैलाब आए, सोचने वाली बात है विदाउट गोइंग इनटू इट, कुछ पुल बह गए, कुछ नहीं बह गए, सिर्फ पानी नहीं था, कुछ घड़े कच्चे थे, जिसमें ज्यादा करप्शन हुई, वो ज्यादा बह गए, कुछ घड़े कच्चे थे, कुछ नहीं थे। कच्चा घड़ा हमारा कसूर था। कच्चा घड़ा जो है वो गवर्नेंस मोटा सा लफ्ज है, लेकिन कच्चे घड़े की कहानी है। किसी ने वहां कच्चा घड़ा रख दिया था जानते बूझते, राइट। सो हमारा क्या इलाकों में कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें सैलाब को मद्देनजर रखना, कंस्ट्रक्शन करते वक्त, ये हाउसिंग स्कीमें बनाते वक्त, एनर्जी की स्कीमें बनाते वक्त, सड़कें बनाते वक्त, ये सारी चीज़ों में जैसे तमाम जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर अमेरिका ये सोच रहा है तो हमें तो सोचना चाहिए ना। ये इंतज़ार करना कि यार हमारी बारी आएगी तो तब करेंगे। जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो हमें अब पता है कि हम घर किस तरह बनाते हैं, हम सड़कें कहाँ बनाते हैं, हम दरख्त कहाँ लगाते हैं, वो तो कि हम जो अपना फ्यूचर एमिशन है उसको भी तो कम करें ना। तो एक दूसरी चीज़ ये, तीसरी सबसे अहम है, वो ये है कि जो आफतें आ रही हैं या आने का अंदेशा है या तकरीबन यकीन है, कम उसके लिए तो तैयार हो जाएं। जो बेचारा सैलाब में घर बह जाता है वो बेवकूफ़ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता था कि जहाँ मैं घर बना रहा हूँ यहाँ ख़तरा है। जिसका स्वात में या उस वाले होटल को छोड़ के या चित्राल में जिसका घर बहता है उसको पता है, लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है कि वो कहीं और बना ले। सलीम साफ़ी और आदिल नजम जो है वो ऊंची जगह पे घर बना लेगा, पक्की छत डाल लेगा, सैलाब के रास्ते से निकल जाएगा। ये क्यों होता है साफ़ी साहब कि सैलाब आता है तो कौन मरता है? गरीब। ड्राउट आती है तो कौन मरता है? गरीब। अर्थक्वेक आता है तो कौन मरता है? गरीब। गर्मी आती है तो कौन मरता है? गरीब। हम क्या कुदरत गरीबों के ख़िलाफ़ है? ऐसा तो नहीं। कुदरत तो सब पे, वो कोविड आता है तब भी। फ़र्क ये पड़ता है कि जब इंसान गरीब होता है या मुल्क गरीब होता है तो उसके पास वसाइल नहीं, उसको पता होता है कि सही डिसीजन क्या है, घर कैसे पक्का अच्छा घर है, लेकिन अगर मैं बना नहीं सकता तो फिर मैं वही बनाऊंगा। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू कि उस क्लाइमेट चेंज की रास्ते से तो हट जाए ना, अपने लोगों को अपनी पॉलिसी से वो वसाइल दें कि जिस पे उनकी सही रिजिलियंस या सही अडेप्टेशन आए।
अगेन मैं कराची की गर्मी का इसलिए मसला जिक्र हमें बारी बारी करता हूँ कि ये जो एक साल में 600 हुई, फिर 200 हुई, फिर 100 हुई, और हर साल तवातर से रेगुलरिटी से क्लॉकवर्क की तरह, एक तरफ हीट से होता है तो दूसरी तरफ जब बारिश होती है उसमें भी गरीब मरता है, उसमें गरीब मरता है, पानी निकलता ही नहीं। और दोनों वो एक ही गरीब होता है क्योंकि वो बाहर सड़क पे होता है, राइट। लेकिन रीज़न मैं इसलिए कहता हूँ यार उसका तो हमारे पास हल है ना, उसका हल तो दरख्त लगाना है, जिसमें ताकि मैं जब मजदूर हूँ तो कम से कम जब बहुत गर्मी पड़े तो साए में चला जाऊँ। उसका दरख्त तो पानी की सबील लगाना है कि जब एक्सट्रीम हीट के वो 4-3 दिन आए तो जो मजदूर पे सड़क काम कर रहा है, इसका तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना कि अमेरिका ने की। इससे तो हमारा कराची बेहतर होगा, इससे तो चित्राल बेहतर होगा, इससे पेशावर बेहतर होगा, लाहौर बेहतर होगा। सो कहने का मकसद ये, वो बैक टू हमें क्लाइमेट को देसी अपना मसला समझना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे पुश करें कि यार तुम लोग तुम्हारा जो फ़र्ज़ है करो। अपने लेवल पे अच्छी बात यह है अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी अपनी डेवलपमेंट बेहतर होगी। अच्छा, हमारे यहाँ इस वक्त ये जो ग्रीन पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है शुरू किया गया है, आपको उसके बारे में कुछ इल्म होगा। सऊदी अरब, चाइना और इनके ताउन से हमारी कोशिश हो रही है कि हम फोकस ज़राअत की तरफ शिफ्ट करें, और उसके लिए कुछ एक मेकनिज़म भी बनाया गया है। तो उस पे आप क्या सजेस्ट करेंगे, और वो क्या इस मामले में कुछ थोड़ा सा हमारा हेल्प कर सकता है ये प्रोजेक्ट? आई होप जी, आई होप। डिपेंड करता है जब वो हमें पता लगे और वो कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो। जो मैं सिनिकल नहीं होना चाह रहा, बिकॉज मेरे ख्याल में बेहतरी हो या ना हो, लेकिन रियलाइजेशन ज़रूर हुई है। अब मुतवातिर हुकूमतों में हमने ये देखा है कि क्लाइमेट तकरीबन उतनी खुड्डा लाइन नहीं रही जब जितनी होती थी, बल्कि नहीं रही। जो आपके मुस्तहकम पॉलिटिशियन हैं वो खुद कई बार मांग के लेते हैं, अगर मांग के नहीं भी लेते तो जब वो उस मिनिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, हम भी देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में चेंज हुई है। नाउ क्वेश्चन इज़ कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हुकूमती लेवल पे भी और हमारे सिटीज़न लेवल पे भी, शहरी फ़र्द के लेवल पे भी हम इनको सीरियसली लें, जो मेरे ख्याल में हम नहीं लेते। वो जो मैं बात कर रहा था कि हम अभी तक सोचते ही कि भरे पेट का चोचला, बाद में आएंगे। तो मैं ये सारी एग्जांपल्स जो हैं डराने शराने के लिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि अनलेस हम इस मसले को पाकिस्तानी मसला नहीं बनाएंगे तो फिर ये बस जो है ना ये फिलर ही रहेगा। और वो बन सकता है, अच्छी कहानियाँ भी हैं। मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि हम जो क्लाइमेट वाले ना, एक तो डरावनी कहानियाँ बड़ी सुनाते हैं, तो खुसूसन जो यंग लोग हैं दुनिया भर में बात होने लगी है क्लाइमेट एग्जाइटी की, वो ग्रेटा और दूसरे के, उनको डर लगने लगा कि यार मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, तुम लोग क्या छोड़ के जा रहे हो मेरे लिए। और वो सही है, वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। सो हमें अपनी कहानियाँ भी बेहतर करनी है, इन द सेंस कि वी हैव टू टेल स्टोरीज़ के सही काम से फ़र्क पड़ सकता है। मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ। आप नीचे से शुरू हो जाएं, साउथ से और नॉर्थ पे जाते हैं। साउथ में आपके मैंग्रोव्स, मैंने 2 बार जिक्र किया, पाकिस्तान में तकरीबन मैंग्रोव्स डबल हो गए। पाकिस्तानियों की वजह से हुए, पाकिस्तानी इदारों की वजह से हुए, पाकिस्तानी NGOs की, WWF का भी इसमें हाथ था, दूसरों का भी था। अच्छी बात वो है। बुरी बात ये है, इस मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ, लेकिन अगर आप कुछ करें तो हो सकता है, और अगर आप गलत करें, वहाँ एक और हाउसिंग स्कीम बनाएं तो और बुरा हो सकता है। आपकी भुल्लड़, मैं कई बार कहता हूँ एक कॉन्टेस्ट कराएं खूबसूरत तरीन पाकिस्तानियों का, और उन खूबसूरत तरीन पाकिस्तानियों में एक होगी जिसका नाम होगा भुल्लड़, जिसको हम कहते हैं इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन भी तकरीबन डबल हो गई पाकिस्तान में। लोगों की, कम्युनिटीज़ की, गाँव के लोगों की। आप नॉर्थ में जाएं, मारखोर की जो आपके नंबर्स हैं वो भी बेहतर हुए। अब उसमें आप कह सकते हैं कि जी पॉलिसी ये वाली बेहतर थी या वो वाली बेहतर थी। स्नो लेपर्ड की साइटिंग्स बेहतर हो गई। सो आपके दरख्त के कवर जो हैं अगर बहुत बड़े नहीं तो बढ़ने की कोशिश की गई। मैं ग्रीन पाकिस्तान को उसी हवाले से लूँगा कि आई थिंक जो भी ऐसा है जिससे एफर्ट, जिससे बेहतरी हो सकती है। इंडिविजुअली भी उस रोज़ मैं देख रहा था, पंजाब का एक टीचर है, वो साइकिल रिक्शे पे फिर के वो दरख्त हैं उसमें वो खुद भी जगह जगह वो बूटियाँ लगाता है, दूसरों को भी तलकीन करता है अपने इनिशिएटिव से। लेकिन मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे आप स्पेशली यंग लोगों में ये जो है गुस्सा भी है और एक्शन और कार्रवाई भी है। डर ये है कि अगर गुस्सा रहा तो हम जानते हैं गुस्से का क्या नतीजा होता है। गुस्सा जो है वो बिटरनेस बन जाता है। अगर हम गुस्से को लेके एक्शन बना दें, आपके जो मैंग्रोव्स का मैंने जिक्र किया उसमें इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ये अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया, और इन अ वे ओवर द ईयर्स, अब 35 साल हो गए मुझे ये बातें करते हुए, आई डू थिंक कि ख़ुसूसन नौजवानों में, लेकिन जनरली भी,
ये ट्विटर से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। एक अच्छी चीज़ यकीनन ये भी हुई है कि नेचर के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, कि इंसान का और फितरत का रिश्ता क्या ये बनाई गई थी इसलिए कि ये हम इसको काबू कर लें, या इसलिए कि इंस्टाग्राम पे हमारा बैकड्रॉप है, या फितरत की बका में हमारी बका है? ठीक, बहुत शुक्रिया। यकीनन फितरत की बका में हमारी बका है। डॉक्टर आदिल नजम साहब वक्त देने के लिए और हमें एजुकेट करने के लिए। नाज़रीन, जो कुछ मैं समझा हूँ, एक तो ये है कि ये जो माहौलियात या मौसमियाती तब्दीली का मसला है वो इस वक्त मसला नहीं बल्कि उम्मुल मसाइल यानी मसाइल की माँ बन गई है। दूसरा, उस हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हम तो सोच रहे थे कि शायद हमारी आने वाली नस्लों को इस तबाही का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उल्टा ख़ुद हमारी नस्ल को वो तबाही कहीं सैलाब की सूरत में, कहीं हीट वेव्स की सूरत में वो देखने को मिल रही है। और दूसरा, अभी इसके बाद जो भी मंसूबा बने वो किसी भी सेक्टर का हो, तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि उसमें माहौलियात के अंसर को तक़वियत देनी चाहिए, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और जो भी तामीर हो तो उसमें सैलाब को और इन मौसमियाती तब्दीलियों को भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। और फिर ये जो ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव है उसके ज़रिए हकीकी मानों में ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को ग्रीन बना सके, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान सरसब्ज़ व शादाब बने, पाकिस्तान अमन और खुशहाली का गहवारा बने। डॉक्टर साहब के एक बार फिर शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।